तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है कि खराज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय इम्पोज्ड बाय। कहता है कि खराज कर जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगाया जाता था, जो उपज है, खेती का जो उपज है उसके ऊपर लगाया जाता था, तो इसको इम्पोज किसके द्वारा किया गया था, किस शासक ने ये खराज कर लगाया था? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वो शासक था जिसने खराज टैक्स जो है वो एग्रीकल्चर पे लगाया था। और जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत सारे सुधार करता है, चाहे सैन्य सुधार हो, बाजार से संबंधित सुधार हो, एग्रीकल्चर से संबंधित सुधार हो, और इन सारे सुधारों के माध्यम से वो राज्य का जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको बड़ा सुदृढ़ बना लेता है, और उसी क्रम में वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जो कर इम्पोज करता है जिसका नाम है खराज। सेकेंड कहता है कि द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। किस शासक के शासन काल में जो कैपिटल है, जो राजधानी है, उसको दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया गया था? ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग संज्ञा से इसको मतलब नवाजते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक था जिसने दिल्ली से दौलताबाद जो है वो राजधानी को परिवर्तित किया था। अब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने के पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजन थे, कारण थे, अलग अलग इतिहासकार जो है उनका अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है कि मंगोलों के आक्रमण के भय से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो कुछ का कहना है कि चूंकि दौलताबाद जो था वो साम्राज्य का सेंटर पॉइंट में पड़ता था, इसलिए दौलताबाद को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो कुछ जो इतिहासकार थे उनका ऐसा मानना था कि चूंकि दक्षिण में जो हिंदू बहुसंख्यक लोग थे तो उनको उनके बीच इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजधानी को इसने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। चाहे कारण जो भी हो, लेकिन बाद में ये जो राजधानी जो शिफ्ट किया गया था, राजधानी परिवर्तन का ये जो निर्णय था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसको बाद में वापस ले लिया गया और बाद में फिर दौलताबाद से पुनः राजधानी दिल्ली शिफ्ट किया गया था। इस प्रकार के जो कार्य किए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब आगे देखते हैं। कहता है कि एग्रीकल्चरल लोन इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक वाज कॉल्ड। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसानों को एग्रीकल्चरल लोन भी दिया जाता था, और वो जो लोन दिया जाता था उसका क्या नाम था? तो इक्ता सिस्टम, सोनधर, रिल्हा और नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, चूंकि वो बड़ा किसी भी चीज को तुरंत लागू कर देता था, बहुत सारे इतिहासकार हैं उनका मानना है कि
उसकी असफलता के पीछे जो कारण है वो ये भी बताते हैं कि वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी क्रियान्वित कर देता था और पूरे प्लानिंग के साथ उसको नहीं करता था। तो इस क्रम में एग्रीकल्चर के सुधार का भी इसने प्रयास किया था। इसके समय में दोआब में कर वृद्धि किया गया था, जिसके वहां अंतिम विद्रोह भी हुआ था। लेकिन कहने का मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसानों को एग्रीकल्चर लोन भी प्रोवाइड करवाया गया था, जिसको सोनधर कहा जाता था। और इसका मेन उद्देश्य था कि जो राज्य का आय है, इनकम है, उसको बढ़ाया जा सके, साथ ही किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि उस समय राज्य का इनकम का जो मेन स्रोत होता था वो कृषि कर ही होता था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये सुधार किया गया था। हाँ, ये सही है कि उसके बहुत सारे जो सुधार थे, चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो, चाहे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, कराची अभियान हो, या फिर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो, तो हाँ ये है कि सब कहीं ना कहीं जाकर वो असफल हुआ, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता का कारण भी बना। लेकिन इसने यह एक अच्छा प्रयास किया था ताकि किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके और राज्य का जो आर्थिक स्थिति है उसको भी सुदृढ़ किया जा सके। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा सोनभद्र। अब 4 है, कहता है कि द टाइटल ऑफ खाने खाना वाज गिवन टू, खाने खाना की उपाधि किसे दी गई? तो खाने खाना की उपाधि दी गई थी खिज़्र खां, मुबारक शाह, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी गई थी और ऐसा माना जाता है कि जब बहलोल लोदी सबसे पहले ये सुल्तान बना था तो वो अपने आप को सुल्तान कम और अमीरों के बीच ही अपने आप को दिखाता था कि भाई हम भी जो है वो आप लोग के जैसे ही हैं, हम कोई खास नहीं है। मतलब जो एक राजत्व का सिद्धांत था, वो राजत्व का जो सिद्धांत था वो धीरे धीरे अब यहाँ तक आते आते कमजोर हो गया था और अब उस तरीके का जो दैवीय सिद्धांत है उसको बहलोल लोदी पूर्ण दृढ़ता से लागू नहीं करवाना चाहता था, जैसा कि इल्तुतमिश के समय में था। अब बहलोल लोदी भी बाकी सरदारों के जैसा ही अपने आप को एक सरदार मानता था और सारे लोगों को मिला जुला कर लिए चलने का प्रयास करता था और बहुत हद तक ये मिलनसार प्रवृत्ति का था और खाने खाना की जो उपाधि है वो भी बहलोल लोदी को ही दिया गया था। ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन है, कहता है कि द पेन नेम ऑफ सिकंदर लोदी वाज। सिकंदर लोदी ने एक सिकंदर लोदी का पेन नेम कहने का मतलब है कि सिकंदर लोदी ने एक ये कलमबद्ध किया था, एक रचना, ठीक है ना, एक रचना को इसने अपने वो कलमबद्ध किया था, खुद इसने लिखा था। तो कहता है कि उसका नाम क्या है? गुलरुखी, गुलरुखी है, तो दी पेन नेम ऑफ सिकंदर लोदी वाज गुलरुखी, जिगर और दिनकर। क्या है? तो सिकंदर लोदी का जो पेन नेम है, मतलब सिकंदर लोदी के द्वारा जो रचित उसकी रचना है उसको गुलरुखी के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी जो है वो बहलोल लोदी से थोड़ा ज्यादा क्रूर था। इसने ही आगरा जो शहर है उसका नींव भी रखा था, निर्माण भी करवाया था। लेकिन ये ज्यादा कट्टर मुस्लिम था और हिंदुओं के प्रति इसका जो व्यवहार था वो ज्यादा कड़ा था। सिकंदर लोदी ने पुनः जजिया कर जो है उसको भी लगाने का कार्य किया था। आगे 6 है, कहता है कि गजे सिकंदरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। गजे सिकंदरी ये माप का एक पैमाना था, तो गजे सिकंदरी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी
रजिया सुल्तान और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो गजे सिकंदरी, जो कि हमने बताया कि नाप का एक पैमाना था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा ही। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी को इंट्रोड्यूस किया था ताकि भूमि का सही सही मपाई किया जा सके और राज्य का जो इनकम है, जिसको बहुत सारे जो सरदार, ऐसा क्या होता था ना कि जो सरदार होते थे उनके पास जमीन कुछ होता था लेकिन वो उसको कम बताते थे ताकि उनको कम राजा को देना पड़े। इसलिए सिकंदर लोदी ने एक काम किया कि गज सिकंदरी का को इंट्रोड्यूस किया और उसके अकॉर्डिंग जितना भी जमीन था उसको मापने का प्रयास किया। फिर 7 क्वेश्चन है कि वाज अ टैक्स चार्ज फ्रॉम हिंदू इन देयर कैपेसिटी एज जिमोरिस। कहता है कि ये वो टैक्स था जो कि हिंदू लोगों पे चार्ज किया जाता था उनके कैपेसिटी के अनुसार। मतलब ये कोई निश्चित टैक्स नहीं था कि हाँ भाई इतना ही आपको देना है, 5% देना है, 2% देना है, 1% देना है, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो था वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग था। मतलब देखा गया कि हाँ अगला व्यक्ति जो है उसके पास इतना कैपेसिटी है देने का, तो चलो इतना दो टैक्स, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता था? तो जजिया, खम्स, खराज और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है जजिया। हमने पीछे भी आपको बताया होगा कि जजिया वो कर था जो कि गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था, खास करके चूंकि इंडिया में हिंदू लोग थे तो हिंदुओं पे लगाया जाता था। और इसके साथ ही जो जजिया था वो एक प्रकार से आपको मुस्लिम राष्ट्र में सुरक्षा के लिए, मतलब अगर आप जीना चाहते हैं, धन संपत्ति आप अपना सही तरीके से रखना चाहते हैं, तो आपको जो है वो जजिया कर देना होगा। इस जजिया कर के विरोध में ही शिवाजी ने महाराष्ट्र से चौथ कर वसूलना शुरू किया था इसके खिलाफत में, ठीक है। अब ये जजिया कर जो है वो कहता है कि इन देयर कैपेसिटी एज डिमोरिज, मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता था, कोई निश्चित नहीं था कितना देना है। अब मान लीजिए हम राजा हैं, हमको लग रहा है कि हाँ अरे है 50 लाख रुपया रखे हुए, अरे ला 25 लाख रुपया दो, 20 लाख रुपया दो, क्यों? तो भाई तो जजिया कर ला दो। जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं रंगदारी टैक्स, जिसको आज जो वही आप और हम लोग जो कंसेप्ट देखते हैं कि रंगदारी वाला जो कंसेप्ट है कि जो व्यापारी है उससे रंगदारी लिया जाता है, तो रंगदार लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं या आतंकवादी लोग जो हैं, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि उग्रवादी टाइप के भी जो लोग हैं, कोई काम करना है तो इतना जो है तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स का ये जो कंसेप्ट है वो इन्हीं सारे टैक्सों से निकल कर आता है कि भैया जो है आपको अगर जिंदा रहना है तो हमको जितना मन होगा उतना तुमको से टैक्स लेंगे, नहीं तो फिर अगर आपको इस टैक्स से बचना है। जजिया टैक्स का एक और ये चीज था कि अगर आप जजिया टैक्स से बचना चाहते हैं तो आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाइए। अगर आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए तो आपको जजिया कर से आजादी मिल जाएगा। खम्स जो था वो लूट का कर था कि जहां भी अगर किसी दूसरे राज्य से लड़ाई होता था तो वहां अगर जो भी सेना गया तो सेना ने जो कुछ भी लूटपाट किया है तो उसका कुछ भाग जो है वो सेना खुद अपने पास रखेगा, मतलब जो व्यक्ति लूटा है वो अपने पास रखेगा और बाकी जो है वो राजकोष में जमा करना होगा। तो एक प्रकार से ये खम्स कर भी जो है वो सैनिकों को लूटपाट के लिए प्रोत्साहित करता था कि जितना ज्यादा लूटेंगे उतना हमारा होगा। तो आज जो है हम लोग ये जो कंसेप्ट देखते हैं कि कहीं भी कुछ होता है तो फूक दो, लहरा दो, सामान जो है दूसरे के दुकान से लूट लो। तो ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता का क्रिएशन यहीं से होता है कि भाई दूसरा का लूट लिए मतलब वो अब मेरा हो गया, ठीक है। तो ये जो मानसिकता है वो उसका जन्म, उसका जो बीज है वो यही खम्स कर था। क्योंकि जो इतने दिन से जो देख रहे हैं, ठीक है, इतना दिन से जो जिस चीज को कर रहे हैं, जिस चीज को मान रहे हैं, जैसा कंसेप्ट पे जी रहे हैं, तो एक आदत हो गया है कि भाई अगर कोई दिक्कत है, कहीं कुछ विद्रोह हो गया है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कहीं अराजकता है, तो वहां पे जितना भी हम लूट सके लूट लें, जो लूट लिया वो हमारा है, ठीक है ना। चाहे आप बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के रूप में आप देख सकते हैं,
या भारत में भी अलग अलग जगह पे जहां पे इस तरीके का आंदोलन या विद्रोह होता है, तो विद्रोह के नाम पर या आंदोलन के नाम पर लूटपाट मचाया जाता है। तो ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है उसका बीज यही है, यहीं से वो निकल के आया है खम्स। खराज जो है वो कृषि कर था, इसको लगाया जाता था, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसके ऊपर ये खराज कर लगाया जाता था। तो ये जो टैक्स था जो कि हिंदू पर उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता था, उस कर का नाम था जजिया। अब देखते हैं, कहता है कि इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इक्ता सिस्टम जो है उसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो भाई इक्ता सिस्टम जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने इक्ता देना शुरू किया, मतलब जो उसके सरदार थे उनको एक अलग जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था जिसका प्रबंधन वो खुद करते थे और उसके बदले वो राज्य को टैक्स देते थे। उपज का जो भाग था वो राज्य को देते थे। इसके अलावा उन्हें अपने पास कुछ सेना भी रखना होता था इक्तेदार को, जिसका खर्च वो अपने इक्ता से ही पूरा करते थे। और कभी अगर राजा को जरूरत पड़ता था तो इक्तेदार राजा को सैन्य मदद जो है वो भी प्रोवाइड करवाता था। अब कहता है कि इन दिल्ली सल्तनत म्यूजिक वाज बैंड अंडर विच मुस्लिम रूलर, किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली सल्तनत में म्यूजिक संगीत को प्रतिबंधित कर दिया था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वो शासक था, वो मुस्लिम रूलर था दिल्ली सल्तनत का, जिसने अपने यहाँ म्यूजिक को प्रतिबंधित कर दिया था। और इसके पीछे रीजन ये था कि चूंकि जो म्यूजिक है, मतलब गीत और जो संगीत है, उसको इस्लाम में हराम माना जाता है कुरान के अकॉर्डिंग। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक चूंकि एक कट्टर मुसलमान शासक था, इसलिए इसने म्यूजिक को प्रतिबंधित कर दिया था। अब है अढ़ाई दिन का झोपड़ा इज लोकेटेड इन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, अजमेर में और लखनऊ में। तो इसका सही आंसर है अजमेर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है। और ऐसा माना जाता है कि जो कुछ हिंदू भग्नावशेष थे, हिंदू मंदिर को तोड़ने के बाद, जो हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ने के बाद जो भी अवशेष बचे थे, तो उसी अवशेष से अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। क्योंकि ये जो झोपड़ा था इसको बनाने में अढ़ाई दिन लगा, इसीलिए मतलब 2 दिन और आधा दिन, इसलिए इसका नाम जो है वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। फिर कहता है कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडेशन है उसको किसने स्थापित किया था? ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी और फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी वो शासक था जिसने तराइन का सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसके बाद उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, जिसका सबसे पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ही एक सिपह सालार था और मोहम्मद गौरी का दास था। इसलिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना का जो मुख्य श्रेय है, हाँ, भारत में उस साम्राज्य को, दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करने में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। लेकिन उसको स्थापित अगर करने की बात की जाए तो उसका जो संस्थापक था वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। फिर कहता है कि अलई दरवाजा इज लोकेटेड इन विच प्लेस, अलई दरवाजा जो है वो कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में कि तुगलकाबाद में? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। अलई दरवाजा जो है वो दिल्ली में
स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक इज, फिरोज शाह तुगलक का जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका जो आत्मकथा है, उसका क्या नाम है? तो रेहला, फुतुहात ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही और कॉमर्स। तो फिरोज शाह तुगलक का जो ऑटोबायोग्राफी है उसको फुतुहात ए फिरोज शाही कहा जाता है। रेहला जो है वो इब्न बतूता के द्वारा ये लिखा गया है। तारीख ए फिरोज शाही ये जो है वो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के बारे में बताता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक का जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसे फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। 14 कहता है कि इन विच ईयर्स द लोदी डायनेस्टी वाज फाउंडेड, किस वर्ष में लोदी डायनेस्टी जो है उसको स्थापित किया गया? 1414, 1206, 1451 और 1320। लोदी डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1451। ठीक है, 1451 ईस्वी में लोदी डायनेस्टी जो है उसको स्थापित किया गया, जिसका पहला शासक मैंने आपको बताया बहलोल लोदी है, जिसे खाने खाना की उपाधि दी जाती है। फिर है द सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन, सैयद डायनेस्टी की स्थापना कब हुई थी? 1414, 1351, 1320, 1306। तो इसका सही आंसर है 1414। सैयद वंश का जो स्थापना का श्रेय है वो खिज़्र खां को जाता है। खिज़्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी और ये ज्यादा समय तक ये चला नहीं था। 1414 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1451 तक ही ये चला। 1451 में यहाँ जो है वो लोदी डायनेस्टी आ गया, मतलब सैयद डायनेस्टी को खत्म करके, सैयद डायनेस्टी में खिज़्र खां और उसके बाद एक दो और शासक हुए इंपॉर्टेंट, बाकी कमजोर थे। और इसी सैयद डायनेस्टी को खत्म करके लोदी डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना की गई 1451 में। इसलिए लोदी डायनेस्टी की स्थापना 1451 और सैयद डायनेस्टी की स्थापना 1414। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 15 जो इम्पोर्टेंट दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देखा। आगे जो है वो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।